Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd April 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about India-Chile Comprehensive Trade Agreement. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. So before we take up the current development, let us see some facts with respect to country Chile. So ये जो देश है चिली, इट इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका और इसका अगर आप लैंडमास देखें तो एकदम नैरो लैंडमास है इसका। और इसके नॉर्थ में है पेरू, नॉर्थ ईस्ट में है बोलीविया, ईस्ट में है अर्जेंटीना। ये तीन देशों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। इसके वेस्टर्न साइड में है पैसिफिक ओशन। एक छोटा सा आइलैंड है ईस्टर आइलैंड, दैट आल्सो बिलोंग्स, यहाँ पे है कहीं पे, इट बिलोंग्स टू चिली एज वेल एज जुआन फर्डिनेज आर्किपेलागो, मतलब सीरीज ऑफ आइलैंड्स आल्सो बिलोंग्स टू चिली विच इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। चिली जहाँ पे जो देश लोकेटेड है, इट इज मेनली अलोंग द एंडीज माउंटेन। तो पूरा का पूरा देश जो चिली है वो ज़्यादातर माउंटेनियस टेरेन में ही है। द हाइएस्ट पीक ऑफ चिली इज ओजोस डेल सालाडो, जो कि चिली इज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी क्लासेस में, हमने करंट अफेयर्स में भी देखा है। ये हाउ डिफरेंट प्लेट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, अर्थ का जो लिथोस्फेयर का प्लेट है वो इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड इट क्रिएट्स ए लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन प्लस द जोन विच आर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस, उनको कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो चिली उसी का हिस्सा, यहाँ पे देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है चिली। उसके अलावा चिली में बहुत सारा लिथियम भी मिलता है। लिथियम आज के टाइम में क्रिटिकल मिनरल है, क्योंकि लिथियम की मदद से अब रिचार्जेबल बैटरीज बनाई जाती हैं एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या फिर मोबाइल या लैपटॉप के चार्जर में भी लिथियम का इस्तेमाल होता है। तो इस कारण से लिथियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल और लिथियम बहुत मिलता है चिली के अंदर। इनफैक्ट चिली के अलावा लिथियम अर्जेंटीना में और बोलीविया में, इन दो देशों में और मिलता है। इस कारण से चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, इन तीन देशों को मिला करके कभी कभार कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। अ ट्रायंगुलर लैंड मास इन दिस एरिया इज़ वेरी मच रिच इन लिथियम। इसको कभी कभार हम लोग जिस नाम से बुलाते हैं वो है लिथियम ट्रायंगल। कैपिटल सिटी ऑफ चिली इज सैंटियागो। These are the facts, some important prelims perspective facts with respect to Chile. Now let us come to the current context. Chile के president Gabriel Boric is on state visit to India and he has expressed a lot of interest to develop strong ties with India. उन्होंने कहा है कि he wants चिली टू बिकम हब फॉर इंडिया इन लैटिन अमेरिका रीजन। वो चाहते हैं कि भारत के लिए एक लॉन्च पैड का काम करे चिली, यहाँ से वो भारत बाकी देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करे, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर पॉलिटिकल कनेक्टिविटी हो। तो चिली को वो बेस बनाना चाहते हैं भारत के लिए इन लैटिन अमेरिका, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही साथ द टू कंट्रीज हैव ऑल्सो स्टार्टेड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन, ताकि दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रांग हो। नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और चिली आपस में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करें। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज अ स्ट्रांग इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। इसको शॉर्ट में कहें सीपा। तो सीपा इज ब्रॉडर as far as economic integration is concerned with respect to free trade agreement. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में होता है, उसमें भी दोनों देश एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करते हैं कि वो लिबरलाइज तरीके से ट्रेड करेंगे, बट उससे ब्रॉडर इंटीग्रेशन होता है सीपा, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कमिटमेंट के अलावा देर इज कमिटमेंट टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर। साथ ही साथ द टू साइड्स कमिट ईच अदर टू हार्मोनाइज देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड नॉर्म्स। तो ये सब कुछ सीपा के अंतर्गत होता है। नाउ इंडिया एंड चिली इज लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन सीपा एग्रीमेंट विद ईच अदर। साथ ही साथ चिली हैज अनाउंस कि 4 नवंबर विल बी नाउ सेलिब्रेटेड इन चिली एज नेशनल योगा डे। तो इससे भारत का सॉफ्ट पावर
लैटिन अमेरिका में खासकर चिली में मजबूत होगा, क्योंकि वहाँ पे योगा मनाया जाएगा, योगा डे मनाया जाएगा। तो ऑफ कोर्स योगा का जो ओरिजिन है वो भारत से हुआ है, तो इट विल हेल्प इन ऑगमेंटिंग इंडिया सॉफ्ट पावर। साथ ही साथ चिली से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखिए कि इट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसी चीज को एक्सप्लोर करते हुए, यही चिली के स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करते हुए ना, चिली की कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनी है कोडेल्को, नेशनल कॉपर कॉर्पोरेशन ऑफ चिली, कोडेल्को, एंड हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कॉपर। पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना है, चिली इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर ग्लोबली। मेंस में कभी जरूरत पड़ जाए तो आप लिख सकते हैं कि भारत और चिली अब एक दूसरे के साथ कॉपर प्रोडक्शन में कोऑपरेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल एंड केप टाउन कन्वेंशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। पहले समझते हैं हम लोग केप टाउन कन्वेंशन के बारे में। कन्वेंशन तो आप समझते ही हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को हम लोग कह सकते हैं कन्वेंशन, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज, वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो मेंबर होते हैं या पार्टनर होते हैं विद इन दैट कन्वेंशन। केप टाउन कन्वेंशन का बेसिकली टेक्निकल नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट्स। मोबाइल से यहाँ मतलब है मूवेबल इक्विपमेंट्स। तो जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया या फिर ट्रेन हो गई, उसके अलावा कोई बड़े बड़े इंजिन्स, मशीन्स हो गए, ये इक्विपमेंट्स एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। अब इन इक्विपमेंट्स को लेकर के इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंश्योर कराने के लिए लाया गया है केप टाउन कन्वेंशन। तो क्या है मामला इकोनॉमिक सिक्योरिटी का, क्या होता है केप टाउन कन्वेंशन के अंतर्गत, तो वो समझते हैं विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मान लीजिए कि कोई कंपनी है XYZ, उसने एक एयरप्लेन खरीदा और वो एयरप्लेन उसने लीज पे दे दिया किसी दूसरे देश की कंपनी को। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिगो एयरलाइंस है। अब इतने फ्लाइट्स आप जो देखते हैं इंडिगो के, वो सब के सब जो उनके एयरक्राफ्ट्स हैं वो इंडिगो के खुद के नहीं हैं। ज़्यादातर उसमें से इंडिगो ने लीज पे लिया है, यानी कि सरल भाषा में कहें तो भाड़े पे लिया है। अब ये करोड़ों के एयरक्राफ्ट्स हैं, मूवेबल असेट्स हैं ये, इसको इंडिगो ने लीज पे ले लिया। अब कल होकर के इंडिगो जो है इस एयरक्राफ्ट को इसके रियल ओनर को ना लौटाए, लीज के जो एग्रीमेंट्स हैं उसको फुलफिल ना करे, तो उस केस में जो एयरक्राफ्ट का रियल ओनर है, जिसने वो एयरक्राफ्ट खरीदा था और इंडिगो को लीज पे या भाड़े पे दिया था, उसके राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे? क्योंकि ये देश के अंदर की बात तो है नहीं। देश के अंदर मैंने आपसे कोई सामान लिया है और आपको वापस ना करूं तो आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं कानूनी तौर पे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे फिर क्या रिकोर्स होगा? देयर इज नो लीगल रिकोर्स इन जनरल। तो इस तरीके के सिचुएशन से डील करने के लिए फिर इंटरनेशनल कानून बनाया गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं केप टाउन कन्वेंशन। टेक्निकल नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट, जिसमें इस कन्वेंशन के अंदर 3 प्रोटोकॉल्स हैं। देखिए, कन्वेंशन ब्रॉडर अग्रीमेंट होता है, उस ब्रॉडर अग्रीमेंट के अंदर फिर कंक्रीट एरियाज में नियम बनाने के लिए प्रोटोकॉल्स लाए जाते हैं। ब्रॉडर मतलब मोटी मोटी बातें, बट फिर स्पेसिफिक नियम के लिए फिर अलग अलग प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। तो केप टाउन कन्वेंशन 2001 के अंदर एयरक्राफ्ट्स के लिए अलग से प्रोटोकॉल है, रेल इक्विपमेंट्स के लिए अलग से प्रोटोकॉल है, स्पेस इक्विपमेंट्स के लिए जैसे रॉकेट्स वगैरह के लिए, क्योंकि वो भी मोबाइल इक्विपमेंट्स हैं, उनके लिए अलग से प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट रिलेटेड ही लाया गया था, क्योंकि केप टाउन कन्वेंशन में मेनली जो डिस्प्यूट होता है वो एयरक्राफ्ट्स को ही लेकर के होता है। एक देश का एयरक्राफ्ट है किसी एक कंपनी का, जैसे अमेरिका की किसी कंपनी का एयरक्राफ्ट है, भारत में एयरक्राफ्ट आया, भारत की कंपनी अब वो एयरक्राफ्ट वापस कर ही नहीं रही, उस केस में क्या रिकॉर्ड्स होगा? तो ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए दिस केप टाउन कन्वेंशन हैज बीन ब्रॉट। एक कंपनी XYZ, मान लीजिए वो अमेरिका की कंपनी, उसने एयरप्लेन खरीदा और भारत की किसी कंपनी इंडिगो को उसने लीज पे दे दिया। अब
XYZ के राइट्स कैसे प्रोटेक्टेड होंगे? इंडिगो ने वो एयरक्राफ्ट नहीं वापस किया तो क्या होगा? XYZ may lose its investment. To deal with such issues, to protect the interest of the owners and to make uniform rules with respect to such large mobile equipments, Cape Town Convention has been brought. द केप टाउन कन्वेंशन, देखिए जब भी कोई कन्वेंशन लाया जाता है, कानून लाया जाता है, तो इट इज़ ब्रॉट अंडर सम इंटरनेशनल ग्रुपिंग। कोई इंटरनेशनल फोरम तो चाहिए होगा जहां पे ये कन्वेंशन साइन किया गया हो। कुछ कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस के साइन किए जाते हैं, कुछ कन्वेंशन जो हैं वो फिर WTO में साइन किए जाते हैं। तो वैसे ही ये जो कन्वेंशन है, केप टाउन कन्वेंशन, दिस हैज बीन साइंड अंडर द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO एंड UNIDROIT। मेन ऑर्गेनाइजेशन ये है जिसके अंतर्गत केप टाउन कन्वेंशन साइन किया गया है, ICAO, बट इसके साथ साथ एक और है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। भारत की अगर बात की जाए तो भारत ने इस कन्वेंशन को साइन किया साल 2008 में, लेकिन इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया, यानी कि दिस कन्वेंशन टिल डे इज नॉट एप्लीकेबल ओवर इंडिया, क्योंकि साइन करती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, फिर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने के बाद आफ्टर ए प्रॉपर लॉ पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट उसको कहा जाता है कि इस इंटरनेशनल कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया गया। रेटिफिकेशन के बाद कंट्रीज एक्चुअली अंडर ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द कमिटमेंट्स मेड अंडर दैट पर्टिकुलर कन्वेंशन। तो भारत ने साइन किया है, रेटिफाई नहीं किया अभी तक, लेकिन अब उस डायरेक्शन में काम शुरू हो गया है। एक बिल रखा गया है, दैट इज द करंट न्यूज, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025, और ये बिल को राज्यसभा में रखा गया और पास भी कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो केप टाउन कन्वेंशन है उसके अंतर्गत मेनली जो एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल है उसको इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए ये बिल रखा गया है। द बिल एम्स टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, पर्टिकुलरली कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट, एंड उसमें भी मेनली द प्रोटोकॉल ऑन एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट, इसको इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए बिल रखा गया है। वंस दिस बिल इज पास्ड फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड गेट्स साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब ये बिल कानून बन जाएगा, एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट एक्ट बन जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि भारत ने केप टाउन कन्वेंशन के एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल को रेटिफाई भी कर दिया है। But since this bill has been put and passed in Rajya Sabha, that is why this aircraft bill and Cape Town Convention is important from upcoming prelims exam point of view. इस बिल के हिसाब से भारत के अंदर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विल बी रजिस्ट्री अथॉरिटी, मतलब जितने भी ये लीज पे एयरक्राफ्ट लेने देने का काम होगा, दैट विल बी डन अंडर ओवरऑल सर्विलेंस ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो कोई भी डिस्प्यूट होगा तो ये DGCA ही उसको रिजॉल्व करेगी। ये बिल के कानून बनते ही देयर विल बी क्लैरिटी ऑन सिक्योरिटी एंड ओनरशिप ऑफ द एयरक्राफ्ट्स एंड लीजिंग इंडस्ट्रीज में फिर एक प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी। भाड़े पे लेने देने का जो काम है एयरक्राफ्ट्स का, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next topic is about Future Circular Collider FCC, important from GS Paper 3 Science and Technology point of view. FCC क्या है वो समझने से पहले एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं अबाउट दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है CERN. इट इज़ यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। वो अपने लोकल लैंग्वेज में जब उसको लिखते हैं फ्रेंच में या स्पेनिश में तो वो CERN हो जाता है, बट असल में इसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन किया जाए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो दैट इज यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है यूरोप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो सब पार्टिकल फिजिक्स में रिसर्च करता है। सब पार्टिकल मतलब पार्टिकल एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल पे रिसर्च करता है। तो CERN जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक मेजर एक्सपेरिमेंटल सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC. दिस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर हैज बीन डेवलप्ड नियर जेनेवा. इट इज बेसिकली ऑन फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर नियर जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है वो सर्कुलर शेप का है, 27 किलोमीटर लंबा ये एक रिंग है ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। इसके अंदर किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक सिस्टम क्रिएटेड। उसको एक्सेलरेट करा के और उनको आपस में कोलाइड कराया जाता है विथ अ होप कि उससे हमें और ज़्यादा पार्टिकल फिजिक्स के बारे में समझ आए। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एक 27 किलोमीटर लॉन्ग एक रिंग है ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट विच एक्सेलरेट प्रोटॉन्स एंड अदर आयंस एंड मेक देम कोलाइड।
Large Hadron Collider, developed by CERN, aims to bring more understanding about some enigmatic phenomena of universe like dark matter, dark energy. It also tries to explain matter antimatter asymmetry. लास्ट वीक भी हमने इसके बारे में बातचीत की थी कि जब बिग बैंग हुआ था, जब यूनिवर्स बना था, तो मैटर एंड एंटी मैटर बिल्कुल बराबर बराबर थे, लेकिन आज के टाइम में मैटर की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंटी मैटर, जिसको कहा गया है मैटर एंटी मैटर असिमेट्री। इसके पीछे कारण क्या है उसको भी जानने की कोशिश कर रहा है लार्ज hadron कोलाइडर। अब करंट न्यूज ये है कि लार्ज hadron कोलाइडर तो है ही, वो तो काम कर ही रहा है, बट सर्न इज प्लानिंग टू कम अप विथ इवन बिगर कोलाइडर, जिसका नाम होगा फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर, FCC। FCC डेवलप किया जाएगा बाय 2040 ऑनवर्ड्स। इसमें काफ़ी सारा खर्च भी आएगा। FCC will not immediately replace LHC, but over a period of time, FCC will be successor of LHC. LHC जो है वो 27 किलोमीटर लॉन्ग रिंग है, FCC will be 91 किलोमीटर सर्कुलर टनल. It is also being created at the same region, Swiss-France border. It will also be used to collide protons at extremely high energies. बट FCC बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, लगभग $30 बिलियन के आसपास खर्च लगेगा। इसलिए कई सारे फिजिसिस्ट का मानना है कि FCC इज बेसिकली वेस्ट ऑफ मनी, इट विल ड्रेन फंड्स। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि FCC और LHC हैं क्या, इनके डिजाइन में क्या मेन अंतर है। ऑफ कोर्स FCC का लेंथ ज़्यादा है और FCC जो है ज़्यादा एनर्जी भी यूज करेगा, तो LHC की तुलना में FCC जो है कम से कम 7 to 8 टाइम्स एनर्जी यूज करेगा। एंड FCC विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट यूनिवर्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट इज नाविका सागर परिक्रमा 2, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेनली। नाविका सागर परिक्रमा 2 एक सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन है। सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन मतलब नाव पे, वेसल्स पे, नेवल शिप्स की मदद से पूरे दुनिया का एक चक्कर लगाना, इस तरह के एक्सपेडिशन को कहा जाता है सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन। सरकम मतलब एक चक्कर, किस पे, सी रूट की मदद से, नेविगेशन एक्सपेडिशन, ऑन गोइंग सरकम नेविगेशन एक्सपेडिशन, पूरे दुनिया का एक चक्कर लगाया जाएगा विथ हेल्प ऑफ नेवल शिप। इस एक्सपेडिशन का नाम है नाविका सागर परिक्रमा। इस नाविका सागर परिक्रमा इज बीइंग अंडरटेकन बाय 2 इंडियन नेवी ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। दे विल बी ऑन बोर्ड अ नेवल सेलिंग वेसल INS वी तारिणी। तो इस वेसल का नाम भी याद रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। जिस वेसल पे ये दोनों नाविका सागर परिक्रमा कंडक्ट कर रही हैं उसका नाम है INS वी तारिणी। ये एक्सपेडिशन शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2024 को फ्रॉम गोवा। इंडियन नेवी ने इसको कंडक्ट किया और ओवर अ पीरियड ऑफ 8 मंथ ये लोग लगभग 43,300 किलोमीटर या दूसरे शब्दों में कहें तो 23,400 नॉटिकल माइल्स कवर करेंगी। इनको गोवा से निकल करके जाना है फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया, फिर लेटेल्टन इन न्यूजीलैंड, फिर केप हॉर्न एट पोर्ट स्टैनली, यहाँ पे है फॉकलैंड आइलैंड, वहाँ पे जाएंगे, दैट विल बी देयर थर्ड स्टॉप, एंड देन Cape Town, South Africa, that will be their fourth and final stop, and then they will again come back to Goa। तो यहाँ से चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फॉकलैंड आइलैंड होते हुए, फिर केप टाउन होते हुए, फिर वापस से गोवा आएंगे। ये जो नाविका सागर परिक्रमा 2 है, इट इज इंडियन नेवीज इनिशिएटिव टू exhibit its commitment towards gender empowerment and maritime excellence। तो जेंडर एम्पावरमेंट को भी एग्जिबिट करने के लिए कि इंडियन नेवी एम्फेसाइजेज इन जेंडर एम्पावरमेंट, ये नाविका सागर परिक्रमा इनिशिएटिव लाया गया है। करंट न्यूज़ ये है कि ये नाविका सागर परिक्रमा 2 एक्सपेडिशन इनिशिएटिव में जो 2 हमारे लेडी ऑफिसर्स हैं, दे हैव रीच्ड केप टाउन विच इज़ देयर फाइनल स्टॉप ओवर। तो 6 महीने लगभग हो गए हैं, वो लोग केप टाउन पहुंच चुके हैं। अब अगले 2 महीने में लोग केप टाउन से वापस गोवा आएंगे और इसके साथ ही एक्सपेडिशन कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। महाबोधि टेम्पल ऑफ कोर्स इज नॉट इन सारनाथ, इट इज इन गया बिहार, बोध गया बिहार। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब ठीक है। एक्सरसाइज टाइगर ट्राइंग तो सिंपल था। फ्रैम 2 अगेन इट वाज सिंपल इन क्वेश्चन, क्रूड स्पेस फ्लाइट, पोलर ऑर्बिट, वर्ल्ड ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिलीज्ड बाय नीति आयोग,
And this report is mentions by UNESCO. It mentions nutritious meal help students in learning better. That's all from our side for today. Thanks for watching.